हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त राणा प्रताप। मित्रों, आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने अपने इस चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का हमारा विषय है वाच्य। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा विषय क्या है? वाच्य, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आइए समय का ध्यान रखते हुए हम देखते हैं वाच्य को। तो सर्वप्रथम हम वाच्य के शाब्दिक अर्थ के बारे में देखते हैं। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय या बोलने योग्य विषय होता है। ठीक है मित्रों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय या बोलने योग्य विषय होता है। ठीक है मित्रों, आइए अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य किसका रूपांतरण है? क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है मित्रों, या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दूसरी परिभाषा, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। किसके अनुसार? कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, कर्ता मैं के अनुसार पढ़ता है, इसलिए यह पुल्लिंग, एक वचन तथा प्रथम पुरुष में है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम वाच्य के भेद को देखते हैं। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है दोस्तों? कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है दोस्तों। वहीं तीसरा है भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। आइए अब हम कर्तृवाच्य को विस्तृत जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह सकर्मक एवं अकर्मक दोनों होती है। कर्तृवाच्य की क्रिया क्या होती है दोस्तों? सकर्मक एवं अकर्मक दोनों रूपों में पाई जाती है। ठीक है, आइए अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। कर्तृवाच्य की क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए तो कर्तृवाच्य की क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, या इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे अगर किसी वाक्य में क्रिया का रूप पढ़ करके हमें यह पता चलता है कि कर्ता की प्रधानता है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर किसी वाच्य में क्रिया के रूप को पढ़ करके हमें पता चले कि इसमें कर्ता की प्रधानता है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसकी ट्रिक को देखते हैं। इसकी ट्रिक बहुत ही सरल है दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आएगी। तो आइए देखते हैं। जहां पर कर्ता के तुरंत बाद ने कारक या कोई भी कारक ना आए तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, जहां पर कर्ता के तुरंत बाद कौन सा कारक, ने कारक या कोई भी कारक ना आए तो वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे राम ने दूध पिया, यहां पे देख रहे हैं कि ने कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह कर्तृवाच्य हो जाएगा। या राम ने दूध पिया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कर्ता की भी प्रधानता है, इस हिसाब से भी यह कर्तृवाच्य हो जाएगा। वहीं दूसरा है सीता गाती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कर्ता की ही प्रधानता है, इसलिए यह भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। तीसरा है मैं स्कूल गया, इसमें स्कूल जाने का कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, तो इसमें भी कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यह भी कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब चौथा उदाहरण देखते हैं। बालक ने रोटी खाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं ने कारक का प्रयोग हुआ है, तो इस हिसाब से यह कर्तृवाच्य हो जाएगा। आप पांचवा उदाहरण देखिए। राहुल घर जा रहा है, तो राहुल के द्वारा घर जाने का कार्य हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कर्ता की ही प्रधानता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, छठवां उदाहरण है
सुधा किताब पढ़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुधा के द्वारा किताब पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कर्ता की ही प्रधानता है, इसलिए यह भी कर्तृवाच्य का ही उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों। और अगला है दोस्तों, लोकेश पत्र लिखता है। पत्र लिखने का कार्य लोकेश के द्वारा हो रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कर्ता की ही प्रधानता है, इसलिए यह भी कर्तृवाच्य का ही उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम दूसरा देखते हैं, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य जो होता है दोस्तों, उसकी क्रिया सकर्मक होती है। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। किसकी? कर्मवाच्य की क्रिया सकर्मक होती है। आइए अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो जिस वाक्य की क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। किसमें? जिस वाक्य के क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो, किसकी? कर्ता की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। या इसे इस तरह से भी आप देख सकते हैं, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। आइए अब इसकी भी ट्रिक को देखते हैं। तो जहां पर कर्ता के साथ के द्वारा या तुरंत बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग होता हो या कर्ता निर्जीव हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों। जहां पर कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह, कौन सा कारक? के द्वारा या तुरंत बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग हो, वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे अनुज के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है? अनुज के द्वारा। तो यहाँ पर पढ़ी गई क्रिया का कर्म पुस्तक वाक्य का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? पुस्तक वाक्य का उद्देश्य है, अतः पढ़ी गई क्रिया कर्मवाच्य में है। ठीक है दोस्तों। आइए दूसरे उदाहरण को देखते हैं। जैसे श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग में है। कर्ता क्या है? श्याम पुल्लिंग में है, लेकिन कर्म पुस्तक स्त्रीलिंग में। जो कर्म इसका है पुस्तक, वह क्या है? स्त्रीलिंग में। अतः क्रिया कर्म के अनुसार हुई है। किसके अनुसार हुई है दोस्तों? कर्म के अनुसार हुई है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हुआ है। ठीक है दोस्तों। बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। किसके अनुसार? बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पत्र भेज दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्ता का अभाव है, लेकिन पत्र को क्या किया गया है? भेज दिया गया है। यहाँ पर केवल कर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए इसके और उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण 1, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि ट्रिक में बताया गया है के द्वारा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि के द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसके हिसाब से यह कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है द्वारा। ठीक है मित्रों। दूसरा है, विमला द्वारा गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जैसा कि ट्रिक में बताया गया है, के द्वारा या द्वारा आया हुआ है, तो यह इस हिसाब से यह भी कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। सड़क बन रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कर्ता का अभाव है, लेकिन सड़क बनने का कार्य हो रहा है, इस हिसाब से यह भी कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चौथा है, महेश के द्वारा अपने अनुज को पीटा गया। यहाँ पर भी के द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इस हिसाब से यह भी कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, नेहा द्वारा किताब रची जाती है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए अगला है भाववाच्य। अब तीसरा है भाववाच्य, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो भाववाच्य होता है उसकी क्रिया जो होती है वह अकर्मक होती है। क्रिया क्या होती है भाववाच्य की? अकर्मक क्रिया होती है भाववाच्य में। ठीक है दोस्तों। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता, इसमें केवल भाव प्रधान रहता है। भाववाच्य में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या प्रधान होगा दोस्तों? केवल भाव की ही प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है?
केवल भाव ही प्रधान रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी ट्रिक को देखते हैं। जहां पर कर्ता के तुरंत बाद से कारक, कौन सा, से कारक चिन्ह दिखाई दे तो वह भाववाच्य होगा। परंतु दोस्तों यह ज्यादातर नहीं या नकारात्मक चिन्ह के साथ पाया जाता है। किसके साथ दोस्तों, नहीं या नकारात्मक चिन्ह के साथ होता है। कौन दोस्तों, भाववाच्य। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें दूसरा बिंदु, भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही होती है। ठीक है दोस्तों, भाववाच्य की क्रिया कहाँ पे होती है दोस्तों, सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही पाई जाती है। ठीक है, आइए अब इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे नंबर 1 उदाहरण है, विनय से पत्र लिखा नहीं जाता है। जैसा कि इसकी ट्रिक में बताया गया है कि यह ज्यादातर नकारात्मक होता है, केवल इसमें भाव की ही प्रधानता होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, विनय से पत्र लिखा नहीं जाता है, इस हिसाब से यह भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं दूसरा है, मोहन से बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाव का ही प्रयोग हुआ है। किससे, मोहन से बैठा नहीं जा रहा है, यह भी नकारात्मक स्थिति में है, इसलिए यह भी भाववाच्य हो जाएगा। वहीं तीसरा है दोस्तों, कमला से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। चौथा है दोस्तों, यतीम से नहाया नहीं जाता। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यतीम से नहाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भी नकारात्मक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। वहीं पांचवा है दोस्तों, मुझसे सोया नहीं जाता। क्या किया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। यहाँ पर भी नकारात्मक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी भाववाच्य का ही उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों वाच्य की यह वीडियो हमारी समाप्त होती है। मित्रों, अगर वाच्य की यह टॉपिक आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस टॉपिक को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अंत में मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप अपने इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।